नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और स्वागत है आपका भारत 24 के पॉडकास्ट में। न्यू जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स आ चुके हैं। कुछ सस्ता हुआ, कुछ महंगा हुआ है, बहुत कुछ सस्ता भी हुआ और ये लग रहा है कि एक नया 40% का स्लैब आ गया। फिर लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट का दबाव है और ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन हैं जो हम तक पहुंचे हैं लोगों के। और आज उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बहुत सरल भाषा में आपको समझाएंगे, आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे और बात करेंगे इंटरनेशनल मार्केट की, ट्रम्प टैरिफ्स को लेकर सरकार की तैयारी की, क्या कमी है, क्या भरपाई करनी है और जीएसटी रिफॉर्म से दिवाली यानी 22 सितंबर से लेकर आने वाले जीवन में आपके क्या बदलाव होने वाला है। और इस पूरे पॉडकास्ट को आसान भाषा में समझाने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जो कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि श्रीनाथ जी की धरती से आते हैं और एक फायर ब्रांड प्रवक्ता कांग्रेस के हुआ करते थे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो फायर ब्रांड प्रवक्ता से एक आम व्यक्ति बनकर बीजेपी में गए और उसके बाद आज प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार बन गए। उन्हीं से समझेंगे। स्वागत है आपका प्रोफेसर साहब। गौरव वल्लभ जी, आपने एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन सबसे पहले कि आप श्रीनाथ जी की नगरी से आते हैं, एक यंग रिसर्चर आप थे, उसके बाद आपने सियासी पूरा सफ़र लिया, 2 चुनाव भी लड़े और अब आप आर्थिक सलाहकार बन गए हैं प्रधानमंत्री के, उनको सलाह देते हैं। श्रीनाथ जी का आशीर्वाद और कहाँ तक ले जाने वाला है आपको? कि ये तो ईश्वर को ही पता है कि ईश्वर की कृपा कहाँ ले जाएगी, पर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का जब से सदस्य बना और उससे पहले 2024 जब मैंने भाजपा ज्वाइन की, तब से मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं गिलहरी जितना योगदान 2047 के विकसित भारत के संकल्प में दूं। और अब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं वो गिलहरी वाला योगदान दे रहा हूँ, तो इस बात की मुझे संतुष्टि है। ईश्वर ने मेरे भाग्य में और ईश्वर ने मेरे आने वाले समय में क्या लिखा हुआ है ये हमें नहीं पता, पर मुझे आत्मसंतुष्टि है कि मैं अपनी गिलहरी वाली भूमिका पूरी निभा पा रहा हूँ। विकसित भारत का जो 2047 का संकल्प है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है, हम सबको, मुझे लगता है प्रत्येक 140 करोड़ देशवासियों को, हम सब की उसमें भूमिका है और हम सब वो भूमिका अपनी अच्छी तरह से निभा भी रहे हैं। देश आज जो पिछले Q1 का FY26 का रिजल्ट आया, 7.8% की ग्रोथ, और इतने जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ के बावजूद देश की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 6.5% पे ग्रो करना आज भी इस मौजूदा वित्तीय वर्ष में फिक्स्ड है। और जो ग्लोबल एजेंसीज़ हैं वो अगले 3 साल में भारत की ग्रोथ ऑन एन एवरेज 6.8% पे मान रहे हैं। तो दुनिया में एक ऐसा देश बताइए अदिति जी, एक जो 6.5-7% से ग्रो कर रहा हो और जहाँ जो महंगाई की दर है वो 3%। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पे हम आएंगे और इस परसेंटेज को और डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि इससे आम आदमी को क्या फ़ायदा होता है। लेकिन उससे पहले, क्योंकि आपने एक देश की सबसे पुरानी पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता से आप आर्थिक सलाहकार तक का जो सफ़र तय किया, क्या आसान था? क्योंकि एक ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड, अपने चरम पर पहुंची हुई पार्टी में एक नए लड़के की तरह आना और उसके बाद वहाँ के सेटअप में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका में आ जाना आसान था या बहुत स्ट्रगल था? मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी भी कोई भी काम शुरू करता हूँ, एक मेरी प्रवृत्ति है जो मेरे पिताजी से मुझे सीखने को मिली, जिनको मैं अपना सबसे बड़ा गुरु भी मानता हूँ। मेरे सबसे बड़े शिक्षक भी वही थे जिनसे मैंने हर चीज़ सीखी। मैं ऐसे आदित्य जी टारगेट तय नहीं करता कि 2019 में मैं ये बन जाऊंगा, 20 में ये बन जाऊंगा, 24 में ये बन जाऊंगा, 32 में ये बन जाऊंगा। मेरा ऐसा मानना है कि हम सब लोगों में, प्रत्येक व्यक्ति में एक गुण होता है। जैसे मान लो मुझे अर्थशास्त्र की थोड़ी बहुत जानकारी, आपको पत्रकारिता की थोड़ी बहुत जानकारी, हमको हमारे उसी गुण को नर्चर करना चाहिए। मैंने जीवन पर्यंत अपने जिन चीज़ों में मैं स्ट्रांग था, और मैं 1-2 चीज़ों में ही थोड़ा बहुत स्ट्रांग हूँ, बाकी सब में वीक हूँ। मैं सटायर अच्छा करते हैं। चैनल पे जब आप बैठते हैं तो बहुत ज़बरदस्त सटायर करते हैं। तो मैं ये स्वीकार करता हूँ। तो जो चीज़ें अपने स्ट्रांग पॉइंट्स हैं, मैंने उन स्ट्रांग पॉइंट्स पे काम किया। और दूसरी बात, जो मेरा
वैचारिक मतभेद हुआ कांग्रेस पार्टी से। मैं अचानक से कांग्रेस नहीं छोड़ी, मैंने कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक बड़े नेता को जो पॉलिसी मेकिंग या डिसीजन मेकिंग में है, उनको मैंने 3 चीज़ें बोली, आज पुनः दोहराता हूँ कि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए तो मैं आपके साथ नहीं रहूँगा। मुझे कहा कि हम 1 महीने बाद चले जाएंगे। मैंने कहा ओके, आई एग्री, क्योंकि मैंने उनको कहा कि साहब आपको तो कोई मतलब नहीं ना, आप चुनाव लड़ते हो, जो लोग एडवाइस कर रहे थे। हम लोग चुनाव लड़ते हैं, लोग हमसे अपेक्षा करते हैं, हमारा वोटर पूछता है प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं गए जबकि निमंत्रण मिला था। दूसरा, मैंने उनको क्लियरली बोला कि भारत में रहकर भारत के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देना बंद करो। ये वेल्थ क्रिएटर्स को गाली मैं नहीं दूंगा। और मैंने उनको उदाहरण दिया कि आप 12 बजे तो अकबर रोड से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो एक वेल्थ क्रिएटर के खिलाफ, 4 बजे वही वेल्थ क्रिएटर जयपुर में कांग्रेस के मुख्यमंत्री के साथ गले मिलता हुआ फोटो दिखाता है। तो इसका मतलब क्या? आपकी कोई योजना ही नहीं, नीति नहीं, आप तो अपॉर्चुनिस्ट लोग हो। तीसरी चीज मैंने उनको और कही, मैंने कहा साहब मेरी जितनी जानकारी है, मैं कोई राजनीतिक परिवार से नहीं आता हूँ, मेरे पिताजी शिक्षक थे, पर मेरी जितनी जानकारी है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी जातियों की राजनीति नहीं करी। उनका तो स्लोगन हुआ करता था, जात पर ना पात पर, मोहर लगाओ हाथ पर, ये स्लोगन था जितनी मेरी जानकारी है। और अब आप पूछते हो अदिति जी तुम्हारी जाति क्या है, तू तेरी जाति बता अदिति, फिर मैं जवाब दूंगा। अदिति तुम्हारे एडिटर की जाति क्या है? ये कौन से तरीका है? ये राहुल गांधी के शब्द हैं। जो सवाल पूछते थे जर्नलिस्ट, उनको जर्नलिस्ट से जाति पूछ रहे हो। तो आपको ये 3 कारण लगते हैं जिसकी वजह से कांग्रेस? मैंने 1 महीने पहले उनको ये बताया, मैंने कहा 1 महीने में ये नहीं हुआ, लिखित में है मेरे पास, इस फोन में भी प्रूफ है। ये आपने इनको नहीं सुधारा तो मैं आपके साथ काम नहीं कर पाऊंगा। नहीं तो सर एक बात बताइए, विपक्ष का काम है विरोध करना, ये बात अलग है कि जाहिर तौर पे राम मंदिर पूरा देश जाता है, उसमें कोई जाति नहीं, धर्म नहीं, पक्ष विपक्ष देश भर के लोग जाते हैं, दुनिया भर से लोग आते हैं। लेकिन अगर उस दिन जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा है, उस दिन अगर जाके आप ये दिखाते कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, विपक्ष है वो अपना तरीके से। अदिति जी प्राण प्रतिष्ठा कब हुई? 2024 में कब हुई? जनवरी में। मैंने कब कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहा? 4 अप्रैल को। कि आप अमेठी के दौरे कर रहे हो, लोकसभा चुनाव में यात्राएं कर रहे हो, पैदल निकल गए 5 किलोमीटर दूरी से मार्च अब महीने में। पर जैसे अयोध्या का जो वो सीट है वहां पर जैसे बीजेपी हारी तो वो पॉइंट प्रूव कर दिया कांग्रेस ने। चुनाव की बात नहीं कर रहा, चुनाव हार जीत तो देखो, मैं खुद चुनाव हारा तो क्या मैं अयोग्य हूं? कई चीजें प्ले करती मैं चुनाव, मैं पाप और पुण्य की बात कर रहा हूं। ये राजनीतिक गुणा भाग नहीं बता रहा था मैं उनको, मैं कह रहा था आप अभागे होंगे जिनको निमंत्रण मिला। हम जैसे छोटे व्यक्ति को अगर निमंत्रण मिल जाता अदिति जी, मैं 3 दिन पहले जाके अपनी लाइन रोक के खड़ा हो जाता। पर आप अभागे हो, आप पाप करते हो, मैं आपके पाप में आपका साथ नहीं दूंगा। आप पाप करते हो जब तमिलनाडु में इंडी अलायंस के गठबंधन का नेता कहता है राजस्थान चुनाव 2023 चरम पर चल रहे हैं, और इंडी अलायंस का नेता कहता है कि सनातन कोरोना के समान है, और कांग्रेस पार्टी मूक दर्शक बनी हुई है। मैंने कांग्रेस के नेताओं को कहा इसका खंडन करो, यहाँ पे ये चीजें नहीं चलेगी, ये श्रीनाथ जी की धरती, महाराणा प्रताप की धरती है। पर नहीं, तमिलनाडु की राजनीति दशकों से इसके इर्द गिर्द घूमती आई है। अगर अलायंस की बात है तो बीजेपी ने पीडीपी से भी अलायंस। मैं ये नहीं कह रहा, पर आपको खंडन तो करना चाहिए कि हमारा ये मानना नहीं है। खंडन तो किस कांग्रेस के नेता ने खंडन किया कि जो स्टालिन ने कहा, जो उनके पुत्र ने कहा, उससे हमारा कोई मानना नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं। आप मुखदर्शक बने हुए हो, आप उसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हो। देखिए, राजनीति एक अलग चीज है, उसमें फायदे नुकसान के निर्णय अलग होते हैं, पर आप पाप करते हो। भारत में रह के भगवान श्री राम को नहीं मानते हो,
भारत में रह के सनातन परंपराओं को गाली देते हो तो सुन, मैं किसी परंपरा को गाली देने के पक्ष में नहीं हूं, कई परंपराएं चलती है, पर अदिति जी, सनातन के खिलाफ मैं कांग्रेस में भी ना तो था तो मैंने कभी सुना, और मैं बड़ी कांग्रेस की शीर्ष जो मीटिंग्स होती थी उसमें बैठ के कहता था कि आप सनातन के खिलाफ अपने रुख को स्पष्ट कीजिए। सनातन के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ बोलकर, मैं किसी धर्म के खिलाफ बोलो, मैं थोड़ी कह रहा हूं, पर आप हिंदू धर्म के खिलाफ क्यों बोलते हो? तो सर एक बात, ये तो आप एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री आप ये मानते हैं कि सनातन का उपयोग चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कर रही हो, कोई व्यक्ति कर रहा हो, ये राजनीति के लिए नहीं हो रहा? मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि आप फलाना धर्म को गाली दो। हो रहा है या नहीं हो रहा? मैं कह रहा हूं कोई कर रहा है नहीं कर रहा है, पर मैं मेरी बात बता रहा हूं आज, तो मैं अपनी बात बता रहा हूं। पार्टी, जिस पार्टी से आप आते हैं उसके लिए तो घोषित है कि वो सनातन का, अगर वो सनातन के पक्ष में बात कर, से ही हिंदू राष्ट्र और हिंदू राज्य बनाने की अगर सनातन के पक्ष में अगर कोई आदमी बोलता है तो कोई दूसरे धर्म के पक्ष में भी बोलो, उसमें क्या दिक्कत है? मैं कोई राजनीतिक प्रयोग होना चाहिए, मैं कह रहा हूं, अब राजनीतिक प्रयोग मान लो किसी व्यक्ति को उसके पक्ष में बोलने से, मैं विपक्ष में बोलने के खिलाफ हूं, कोई पक्ष में बोलने से आपको राजनीतिक फायदा मिल रहा है तो क्या दिक्कत, बोलो ना, आप अपना रुख स्पष्ट करो कि भाई आपने, जैसे इंडिया अलायंस ने अपना रुख स्पष्ट किया कि हम सनातन के खिलाफ हैं, किया ना। इंडिया अलायंस के किस नेता ने स्टालिन को कहा कि स्टालिन ने गलत बोला? केजरीवाल से लेके मुलायम सिंह जी के सुपुत्र तक। इंडिया अलायंस मानता नहीं है कि हमने विरोध किया। अब वो देश के लोगों को तो पता है ना, देश के लोग, वोटर्स, मैं खुद 2 चुनाव हारा हूं, पर मैं आज आपके पॉडकास्ट में बोलता हूं कि वोटर्स से अच्छा निर्णय कोई नहीं कर सकता, उनको सब पता है क्या करना है। मैं ये नहीं मानता कि वोटर्स बहक जाते हैं, बरगलाए जाते हैं, उनको सब पता है तो किसके मन में क्या है। बीजेपी अगर 240 आई है तो वोटर्स ने सोच समझ के, बिल्कुल, मैंने तो कभी नहीं कहा, ना प्रधानमंत्री जी ने कहा, ना बीजेपी के किसी नेता ने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी है। हमने बोला क्या? हमने तो कभी नहीं कहा कि एसआईआर नहीं होनी चाहिए, हमने कभी नहीं कहा कि इलेक्शन कमीशन खराब है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी विक्टिम कार्ड प्ले नहीं? अरे कभी नहीं किया। विक्टिम कार्ड कौन प्ले करता है अदिति जी? मैं तो छोटा शहर पाली से पढ़ा लिखा हूँ, और आप जानते हो उस शहर को, और आपके व्यूअर्स भी जानते हैं। हमारे क्लास में एक टीचर थे, वो हमेशा क्लास टेस्ट लेते हैं, उसमें मेरे अंक मेरे साथ में जो बैठता था उससे अधिक आते। तो क्या बोलता था वो कि टीचर से तेरी सेटिंग है, क्योंकि वो मेरे मुकाबले मेहनत नहीं कर पा रहा है, मेरे मुकाबले विषय की गहनता में नहीं घुस पा रहा है। तो सबसे इजी क्या चीज़ है? टीचर से मेरी सेटिंग है। जिस दिन उसने ये बोला उस दिन मैंने उसको चेताया। वो आज भी मेरा मित्र है, अभिन्न मेरा घनिष्ठ मित्र है। मैंने कहा अगर ये थॉट प्रोसेस रहा तो जीवन में तू कुछ नहीं कर पाएगा। या तो एक्सेप्ट करो कि ही इज बेटर देन मी। अगर एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो तो compete करो। अच्छा सर, आप एक चीज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब क्योंकि हम जीवन में कहीं पर भी रहे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। आपने लंबा समय, और ये फायर ब्रांड प्रवक्ता वाला तो आपने कांग्रेस में ही सीखा। तो क्योंकि टीचर्स डे अभी गया है तो मैं ये समझना चाहूँगी कि कांग्रेस को आप किसी बात पर धन्यवाद देंगे या कुछ बताएंगे कि आपने क्या सीखा कांग्रेस से? नहीं, कांग्रेस से क्या सीखा? बाहर रहकर आपके अंदर क्या वो चीज़ें जो आज आपके काम आती है? काम तो देखो, मैंने वहाँ 4-5 साल बहुत गहनता से, और मेरी आदत है अदिति जी, मैं जब काम करता हूँ तो मतलब ना मैं अपना कोई बेनिफिट देखता हूँ, ना मैं समय देखता हूँ। मैं उसमें ऐसे काम करता हूँ कि मतलब डू एंड डाई की तरह काम करता हूँ। मैंने 4.5-5 साल तक डू एंड डाई की तरह कांग्रेस पार्टी के साथ काम किया। डू एंड डाई मतलब ऐसे काम किया कि आज ही जीवन का अंतिम दिन है, उस तरह प्रत्येक दिन काम किया। पर समस्या क्या है कांग्रेस पार्टी में कि कांग्रेस पार्टी जो लोग चला रहे हैं अभी, आपको ताज्जुब होगा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को नहीं पता कौन चला रहा है, पर मुझे पता है कौन चला रहा है। मुझे पता है कौन चला रहा है और क्यों चला रहे हैं। मैंने ये सारी बातें कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब को बताई। मैं ये चुनौती देता हूँ। मेरे से उनके संबंध हमेशा से अच्छे रहे, मैं स्वीकार करता हूँ। उनको अध्यक्ष बनाने के लिए मैंने अपने पद से त्याग पत्र दिया, आपको याद होगा।
मैं कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन था, मैंने रेजिग्नेशन दिया और मैं देश के प्रत्येक राज्य में उनको लेके घूमा, हर राज्य में। अदिति जी, आसाम से लेके गुजरात तक और कश्मीर से लेके केरला तक उनको लेके घूमा, उनके बारे में बताया वो क्या उनका थॉट प्रोसेस है, क्या करना चाहते हैं। पर वो स्वयं एक कांग्रेस में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि कांग्रेस का कोई भी शीर्ष नेता पार्टी के लिए नहीं सोच रहा है। केसी वेणुगोपाल भी नहीं। वो केसी वेणुगोपाल हो या कोई भी, वो अपने परिवार के लिए सोचते हैं। खड़गे जी का इंटरेस्ट क्या है, मैं आज खुले तौर पे आपको बताता हूँ, पहली बार बता रहा हूँ। खड़गे जी का इंटरेस्ट है कि उनका पुत्र मुख्यमंत्री बन जाए, बस कर्नाटक का, जो अभी मंत्री। उनका खुद भी इंटरेस्ट था। हाँ, अब तो वो अध्यक्ष हो गए और अब उम्र भी हो गई उनकी, अभी वो 85-84 साल के हैं और ईश्वर उनको 185 साल तक आयु दे, मैं ये नहीं कह रहा। पर उनका एक ही इंटरेस्ट है कि उनका पुत्र मुख्यमंत्री बन जाए और दामाद लगातार लोकसभा में रहे। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप दलितों की बात सर, जब ये बात आपको समझ आ रही है, कांग्रेस में कई और लोगों को, तो सोनिया जी, मुझे आदित्य जी ये बताओ कि क्या गुलबर्गा सीट से, जहां से उनके दामाद, जिस दिन उनको टिकट मिला उससे 4 घंटे पहले वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं और टिकट मिल जाता है, उस व्यक्ति पे क्या गुजर रही होगी जो पिछले 20 साल से गुलबर्गा में राजनीति कर रहा है कांग्रेस पार्टी की? उस व्यक्ति के बारे, उस व्यक्ति की पीड़ा सोचिए। तो सारे लोग सिर्फ अपने परिवार के बारे में, वजह है कि लोग छोड़ छोड़ के जाते हैं। बिल्कुल। और जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया, क्या वेणुगोपाल, वो कांग्रेस का संगठन महामंत्री है, ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी है। वह व्यक्ति अगर मुझे राजस्थान के 5 जिलों का नाम बता दे, मैं चुनौती देता हूं, अदिति जी आप मिलते हो उनसे, मुझे पता है क्योंकि आपका काम है कवर करना, उनसे पूछना सर गौरव वल्लभ ने पूछा है 5 जिलों के नाम बताओ, मैं आपको 1 मिनट का समय देती हूं। 1 मिनट देना, आप 10 सेकंड में मत पूछना, 60 सेकंड देना। अगर जयपुर के अलावा दूसरा नाम बता दे तो मैं चुनौती दे, उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है, उनका इंटरेस्ट कुछ और ही है और उनका इंटरेस्ट कुछ और ही है, और वो इंटरेस्ट के बारे में मैं, आप और आपके दर्शक सुनना नहीं चाहते, ना मैं बोलना चाहता। नहीं, पर ऐसा कहते हैं जिस इंटरेस्ट का आप जिक्र कर रहे हैं वो राहुल जी तक पहुंचा है। हाँ, तो क्या हुआ, पहुंचा। आप ये बताओ, आप हो शीर्ष पद पे और आपके अधीनस्थ कोई काम कर रहा है और आपको पता है कि वो क्या गलत काम कर रहा है, मान लो आपको पता है और आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप भी सहभागी हो ना। इसका मतलब क्या हुआ, दैट यू आर ए पार्टनर इन क्राइम। नहीं, पर अब कांग्रेस के लोग इंतजार कर रहे हैं कि केरला में सरकार बनेगी और वो दिल्ली छोड़ के केरला जाएंगे सीएम बन के। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना तो केरला में सरकार बननी है, वहाँ कुछ नहीं है, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। नहीं बनेगी, कांग्रेस के कार्यकर्ता पूजा पाठ कर रहे हैं। भले करो, मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित नहीं करना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो व्यक्ति जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिसका मैं नाम तक लेने से परहेज करता हूँ क्योंकि मैं उसको इतना गंदा आदमी मानता हूँ, जिसका मैं अपने मुंह से नाम नहीं लेना चाहता, राहुल जी के लिए मैं राहुल जी बोल रहा हूँ, पर उस गंदे आदमी का नाम नहीं लेना चाहता। वो गंदा आदमी जब तक है, जब तक राहुल गांधी सिस्टम में अपनी सारी पावर कांग्रेस पार्टी में लिया हुआ है, जब तक वो गंदा आदमी ही कांग्रेस चलाएगा। सर, आपको बहुत कुछ पता था कांग्रेस के लिए, आप राहुल जी सोनिया जी के करीबी भी थे, तो खुलकर आपने कई बात नहीं करी उनसे। अरे आपने, मैंने तो की, पर मुझे अच्छा ये लगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो आपने एक सवाल पूछा और आपने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पता है, राहुल जी को भी पता है। जब सब कुछ पता होते भी आप कुछ नहीं कर रहे, इसका अर्थ क्या है? यू आर पार्टनर इन क्राइम। और दूसरा एक व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति के बारे में भी सुन लो। शायद मैंने अदिति जी 1992 में पाली से 10वीं की परीक्षा दी थी 1992 में, और उस समय मेरे पिताजी मेरे को अंग्रेजी का अखबार वगैरह पढ़ाते थे नियमित रूप से। हमारे घर पे एक दिन लेट आता था अखबार। उस समय भी मैं पढ़ता था तो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो मीडिया का जो काम है वो वही व्यक्ति देख रहा था जो 2025 में है। क्या आपके पास आदमी नहीं है? क्या ग्रो करने की 6 बार आपने एक आदमी को सांसद बनाया राज्यसभा से, क्यों?
क्या आपके पास कार्यकर्ता नहीं है? क्या आप, और वो व्यक्ति, मैं चुनौती देता हूं, अगर उनके घर में मान लो 5 सदस्य, कितने हैं मुझे नहीं पता, मान लो 5 है, अगर उनके घर में 5 सदस्यों में ये चुनाव हो जाए कि शीर्ष व्यक्ति कौन होगा, वो चुनाव हार जाएंगे। उनको सिर्फ, उनका काम क्या है, सुबह उठे 8 बजे, 4 जर्नलिस्ट को फोन किया, इधर की खबर उधर फीड करी, उधर की खबर इधर फीड करी, 4 में से 3 जर्नलिस्ट उनका फ़ोन ही नहीं उठाएंगे। एक आध कोई उठा लेगा तो वो उनका कहेगा, हिसाब से कर देगा या नहीं करेगा मुझे नहीं पता, उनकी ये हालत है। फिर दिन में आए 12-1 बजे, 12-1 बजे आके आज मोदी जी को कौन सी गाली किससे बुलवाएं, अच्छा तू बोल दे, आज तेरी बारी, आज तू उनको ये गाली बोल दे। ये प्लानिंग है। पॉलिसी लेवल की क्रिटिक की जगह मोदी जी का गालियां बुलवाने की प्लानिंग करते हैं। किसका जिक्र कर रहे हैं सर? जयराम का, मैं तो नाम ले रहा हूं ना। फिर उनका काम है, मीडिया प्रभारी हैं, तो मोदी जी को गाली देना काम है, प्रधानमंत्री को गालियां दिलवाना काम है, ये मुद्दे उठाना काम है। बिल्कुल सही। उन्होंने कौन सा मुद्दा, वो तो गालियां देते हैं पर्सनल, उनके लिए अपशब्द बुलवाते हैं, या तो खुद बोलते हैं या दूसरों से बुलवाते हैं। फिर शाम हो गई, 4-5 बज गई, तो अब मोदी जी को आज गाली। अब मैं अपनी राज्यसभा की सीट को सुरक्षित रखने के लिए 2-3 राहुल गांधी के ऑफिस में लोगों को क्या इन्फ्लुएंस करूं, वो 2-3 फ़ोन करते हैं। 8 बजे बाद तो उनका कार्यक्रम चालू जो होता होगा, वो किसी से ना तो मिलते हैं ना बात करते हैं। ये व्यक्ति ये निर्णय कर रहा है कि राहुल गांधी भगवान श्री राम के दर्शन करने नहीं जाएगा। इस व्यक्ति को तो मैं ये कहता हूं कि इन्होंने पाप किया, अपने नाम में इनके राम है, और इन्होंने राहुल गांधी को कहा कि आपको दर्शन करने नहीं जाना चाहिए, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा। ये दो लोग डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। नहीं, राहुल इतने डेमोक्रेटिक हैं राहुल जी कि वो जयराम जी की और केसी जी की बात मानते हैं। इतने डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, देर आर फ्यू थिंग्स विच आई एम नॉट अवेयर, विच यू आर नॉट अवेयर, विच मिलियंस ऑफ पीपल हु इज वॉचिंग दिस पॉडकास्ट इज नॉट अवेयर, जो राहुल जी के बारे में उनको पता है। शायद इसीलिए राहुल जी को सब कुछ पता होते हुए भी चुप क्यों है? दबाव में आप? हाँ, क्या दबाव है मुझे नहीं पता, पर उनको सब पता है। सोनिया जी पर तो नहीं होगा? अब सोनिया गांधी जी तो अब अस्वस्थता के कारण मुझे लगता नहीं कि वो राजनीतिक निर्णयों में सहभागी, और वो पहले 3-4 साल पहले भी वो राजनीतिक निर्णयों। आपने बहुत क्लोजली देखा राहुल जी और प्रियंका जी को, किसमें ज्यादा क्षमताएं नजर आती हैं? दोनों। सिर्फ प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, देखिए इनको मेरी सलाह है, मैं सलाह देना चाहता हूँ, पहले 2-3 साल राजनीति से बाहर निकल के भारत को समझे, भारत में ट्रैवल करें, भारत क्या है समझे। जब तक अदिति जी आप जोधपुर से जयपुर रोडवेज की लोकल बस में 100 बार नहीं चले हुए ना, आप राजस्थान नहीं समझ सकती। आप जयपुर से कोटा रोडवेज की बस, लोकल बस में, एक्सप्रेस वाली नहीं, लोकल बस में जो हर गांव ढाणी पर रुकती है, उसमें अगर आपने जयपुर से कोटा का सफर तय नहीं किया, आप राजस्थान को नहीं समझ सकते। आप दिल्ली से लखनऊ जब तक आप स्लीपर क्लास ट्रेन में बैठ के नहीं चलोगे, आप भारत नहीं, उनको पता ही नहीं भारत क्या है, भारत की आकांक्षाएं क्या है, भारत के लोग क्या सोचते हैं, भारत के युवा क्या चाहते हैं, भारत में क्या फीलिंग्स है, भारत की कल्चर क्या है, भारत में लोग धार्मिक आधार पे किस तरह प्रभावित होते हैं, भारत में लोगों की आस्थाएं क्या, उनको पता ही नहीं है। पर हाल ही में 2 ऐसे एपिसोड हुए जिसमें उन्होंने क्रेडिट ले लिया, और वैसे भी आज की तारीख में परसेप्शन ही पॉलिटिक्स है। पहला तो ये, जिस पर हम अगले मुद्दे पर आ रहे हैं, कि जो जीएसटी रिफॉर्म्स हुए हैं, उन्होंने शुरुआत से ही ये कहा था कि ये गब्बर सिंह टैक्स लगा दिया, तब आप उनके सलाहकार थे। अब जब बदलाव हुआ तो आप नरेंद्र मोदी के सलाहकार हैं, तो एक तो ये भी सवाल होगा। साथ में उन्होंने ये कहा कि सिर्फ 2 ही स्लैब होनी चाहिए, इसका सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए, और आज हो गया। तो अल्टीमेटली राहुल जी की बात मानी गई। अदिति जी, मैं आपको आज एक घोषणा कर रहा हूँ, अगले 10 से 15 दिन के अंदर वो कहेंगे एक ही स्लैब होना चाहिए। कई देशों में है भी सर, तो वो तो मैं बता रहा हूँ ना, वो ये कहेंगे, पर जिन देशों में है, जैसे यूएई में, दुबई में है 5% है, क्या यूएई का क्वालिटी, जीवन स्तर, पॉपुलेशन, इनकम इनइक्वालिटी, भारत और यूएई की क्या तुलना है? मैं अदिति जी आपसे, मैं आपसे बता रहा हूँ, 2 स्लैब किए हैं। मेरा पहला सवाल तो उनसे ये है कि आपने यूपीए के दौरान 8 साल तक
जीएसटी जैसे कॉन्सेप्ट को दबा के क्यों रखा? पहले तो ये बताओ। 8 साल पहले आना चाहिए था। यूपीए के दौरान पूरी तैयारी हो गई थी, क्यों नहीं लगाया जीएसटी? क्यों नहीं? आप ही की पार्टी के अरुण जेटली जो जीएसटी करके गए थे, वो ये कहते हैं कि पुराने नेताओं को, पुरानी पार्टियों को इसका मैं धन्यवाद श्रेय देना कह रहा हूं ना कि उन्होंने कमेटी बनाई, मैं तो खुद मान रहा हूं पर उस कमेटी ने कहा जीएसटी लगाओ। उस कमेटी ने ये बात 2006 में बोली, 2014 तक आपने उस पर क्यों नहीं काम किया? और दूसरी बात, मैं अब आपको एज ए इकोनॉमिस्ट बात, जी, कोई भी कॉन्सेप्ट इवॉल्व करता है तो वो कॉन्सेप्ट पहले दिन से फुल प्रूफ, एग्जैक्ट, 100% टारगेटेड नहीं हो सकता। जब जीएसटी इवॉल्व किया तो उस समय आपको याद होगा अदिति जी, कम से कम 50 ऐसे टैक्स थे जिसको जीएसटी ने सब्स्टिट्यूट किया। जैसे मैं नाम देता हूँ, एक्साइज ड्यूटी, स्टेट वैट, ऑक्ट्रॉय, चूंगी, लग्जरी टैक्स, मतलब 50 ऐसे टैक्स थे जिसको जीएसटी ने, सर्विस टैक्स जिसको जीएसटी ने सब्स्टिट्यूट किया। उस समय जो सरकार थी, और उस जीएसटी के निर्णय कौन करता है? जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल में उस समय कांग्रेस के भी 4-5 शासन के, आज तो 2 ही है, पर उस समय 5 थे। उनके वित्त मंत्री उनके सदस्य थे। उन्होंने बैठ के यूनानिमसली 4 रेटों के ऊपर हस्ताक्षर किए, और राहुल गांधी जी यहाँ ट्वीट खेल रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूं, उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है। पर पब्लिक में तो मैसेज यही गया है कि राहुल इज राइट। पब्लिक तो सब जानती है कि राहुल जी कितना राइट है और कितना रॉन्ग है। मैं इसके बारे में, पब्लिक ने तो ये मैसेज दे दिया कि उनको कुछ नहीं पता है, अन्यथा 3 बार से और लगभग 65 से ज़्यादा चुनाव हारे हुए व्यक्ति पे कोई विश्वास नहीं करता है। पर मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि उस समय 4 वित्त मंत्री कांग्रेस के, 5, उन्होंने यूनानिमसली 4 दरों पे साइन क्यों किए? और उन्होंने गलत नहीं किया, मैं एज ए इकोनॉमिस्ट बात कर रहा हूं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट इवॉल्व कर रहा था। कई तरह के टैक्सेस को सब्स्टिट्यूट हो रहे थे, कई चीज़ें सर्विसेज में आ रही थी, कई मैन्युफैक्चरिंग में आ रही थी, अलग अलग तरह के मैन्युफैक्चरिंग चल रहे थे। तो उस समय 4 दरों की ज़रूरत थी, और जब चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो गई, स्ट्रक्चर्ड हो गई, तो 2 दर पे हम आ चुके हैं। अभी भी राहुल गांधी को नहीं पता है कि अभी 0% भी एक टैक्स रेट है सर, 0 है, 5 है, नहीं, 5 से पहले 1% भी है, पर वो स्पेसिफिक चीजों के लिए है, वो उनको नहीं पता है। देखिए, आपको मैं बताऊं, हीरा और ये कागज, इन दोनों की जीएसटी रेट भारत जैसे देश में एक नहीं हो सकती। कुछ चीजें कुछ पर्टिकुलर वर्ग के उपभोग में आती है, और कुछ चीजें हर व्यक्ति के उपभोग में आती है, जो इस बार डिफाइन हुई है। अब मैं आपको पॉइंट से हाँ, और एक बात बताता हूं, सिवाय 4 चीजों के, सिगरेट, गुटखा, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और हाई एंड लग्जरी गाड़ियां, हर चीज के दाम परसों के 4 दिन पहले के जीएसटी रेट रेशनलाइजेशन के निर्णय के बाद घटे। राहुल गांधी जी इसका क्रेडिट नहीं देते। उसका, इससे क्या प्रॉब्लम है? ये मेरी उनसे एक बार विमर्श हुआ है बड़ा। मैंने उनको कहा, आप सुबह से शाम सिर्फ एक ही काम करते हो, गाली दो। अरे, सरकारों में अच्छे काम भी होते हैं। मैं आज पॉडकास्ट में बोलता हूं, और प्रधानमंत्री ने हजारों बार बोला है कि पंडित नेहरू का कंट्रीब्यूशन भी इस देश के निर्माण में है। मैं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले पे खड़े होकर बोला है। आप इतने ज्यादा मोदी जी से प्रिजुडाइज हो गए, क्योंकि आपको, आपका जो राइट था ना कि भाई मेरा तो बर्थ राइट है भारत की सरकार को चलाना, बिकॉज मेरे सरनेम मैंने ये लगा लिया। वो सरनेम भी चोरी का है, वो सरनेम ओरिजिनल नहीं है। उनका ओरिजिनल सरनेम है GHANDY, गांधी। ये गांधी तो महात्मा गांधी का सरनेम था, वो भी चोरी का है। जो चोरी चोरी बहुत बोलते हैं ना, जो लोग अपना सरनेम भी चुरा के लाए हैं, वो क्या चोरी चोरी बोलते हैं? अपना उपनाम तक तो तुम्हारा ओरिजिनल है नहीं, लगाओ ना अपना ओरिजिनल उपनाम, GHANDY, गांधी। तो चोरी ये मोदी जी से इतना प्रिजुडाइस है राहुल गांधी जी कि सुबह से शाम, और इसीलिए इनको ये
क्लास मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़े हुए लोग पसंद है, क्योंकि इनका भी काम ये एडवाइस करते हैं। आज ये गाली बोल दो। पर सर अब तो कहते हैं उनको एडवाइजर्स अच्छे मिल गए हैं, आजकल अच्छा भाषण देते हैं। अभी लोकसभा में बहुत अच्छा भाषण दिया जब ऑपरेशन सिंदूर पे हुआ, बोले आजकल एडवाइजर अच्छे अब मिल आप गए। कौन है सर बताओ, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पे राहुल गांधी जी संसद में खड़े होके भारत का एलओपी ये पूछ रहा है कि कितने विमान गिरे। शर्म आई नहीं उनको ये पूछते हुए? एलओपी का काम था ये पूछने का कि पाकिस्तान के कितने विमान गिरे, ये नहीं पूछा उन्होंने। ये पूछने से पहले मैं कहता हूं अदिति जी, भारतीय होने पे मुझे डाउट है। जो व्यक्ति ये पूछे भारत में खड़ा होके कि भारत के कितने विमान गिरे और उस पे उसको सेटिस्फेक्शन मिले, शर्म आनी चाहिए ऐसे व्यक्ति एक तारीफ तो आप कर दीजिए कि जब वॉर की बात हो रही थी तब सभी पार्टियों को बुलाया, तब उन्होंने कहा बतौर एलओपी कि हम आपकी सरकार के साथ हैं। अच्छी बात है। तो ये तो तारीफ ही नहीं, मैं तो और 5 और कर दूंगा तारीफ, मुझे उसमें दिक्कत नहीं है। पर आप यहाँ संवैधानिक पद पर बैठे हो, आपका पद क्या है? एलओपी। आप संसद में खड़े होके पूछते हो कि कितने विमान भारत के गिरे, हमें बताओ। अरे यही लोकतंत्र है? क्योंकि ये लोकतंत्र नहीं है, ये भारत की सेना का अपमान है। भारत की सेना से ये पूछना, भारत की सेना के जब प्रवक्ता ने कहा कि हमारे कितने विमान गिरे ये हमें नहीं पता, पर जो हमें को अचीव करना था वो हम अचीव किया 100%। बिल्कुल। क्या उन्होंने एक बार भी ताली बजाई कि सरकार और सेना ने जो अचीव करना था वो किया? इसके लिए पूरा देश सरकार और सेना को सैल्यूट करता है। उनके मुंह से ये कहा गया? वो तो पूछ रहे कितने भारत के विमान गिरे। भारत में का एलओपी भारत की संसद में खड़ा होकर ये पूछ रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि वो राजनीति, एलओपी क्या पाकिस्तान के हैं कि भारत के हैं? सर एक चीज और समझने, देश में एक अलग तरीके का नैरेटिव चल रहा है कि अगर हम सवाल करेंगे तो हम राष्ट्र विरोधी हो जाएंगे। विपक्ष को छोड़ देते हैं, इन जनरल भी अगर कोई पत्रकार पूछ रहा है या कोई पूछ रहा है तो राष्ट्र विरोधी क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं पूछ सकते? कोई नहीं। किसने कहा? आप मेरे से इतने तीखे सवाल पूछ रही हो? कोई कंफर्टेबल सिचुएशन में डाला हुआ आपने मुझे कंफर्टेबल डाला हुआ है कि टफ डाला हुआ है? मैं जो पूछ रही हूँ दिल से आपसे। पर आप कोई मेरे कंफर्ट के हिसाब से तो नहीं बना रही ना, पर मैं आपको जवाब दे रहा हूं ना। कोई भी ऐसा नहीं सोचता, कोई नहीं सोचता। प्रधानमंत्री जी ने भी सारे सवालों का जवाब दिया ना, संसद में खड़े होके दिया ना। कोई भी सवाल पॉलिसी पे करने वाला राष्ट्रद्रोही नहीं है। मैं पुनः दोहराता हूं, कोई व्यक्ति नहीं है। सवाल कीजिए ना कि जीएसटी में 2 दरें क्यों हैं, एक दर कब होगी, इसका जवाब दिया जा सकता है। पर आप ये कहो मैंने पहले बता दिया, अरे क्या यार, ये कोई चौथी क्लास की कोई वो वाली रेस है क्या कि मैंने पहले देख लिया? यू आर एन एलओपी। बिल्कुल सर, एक मुद्दे पे अब आते हैं, उसके बाद मैं और कांग्रेस पे आपसे बात करना चाहूंगी। लेकिन सबसे पहले हमारे दर्शकों को इसको नेक्स्ट जेन जीएसटी जो रिफॉर्म कहा गया है, तो ये कब से तैयारी थी? क्या पहले तो सबसे पहले समझेंगे इससे क्या फायदा हो रहा है व्यक्ति को? 140 करोड़ लोग हैं, उनको क्या फायदा? देखिए, प्रधानमंत्री जी का हमेशा से ये मानना था, और जितनी बार भी व्यक्तिगत रूप से मुझे मिलने का अवसर मिला, उनका ये कहना था कि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम में वृद्धि करनी है। ठीक है। तो आप देखो, जो लोग ये कहते हैं ना ये दबाओ वो दबाओ, मैं आपसे पूछता हूँ, इनकम टैक्स में 12 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री हो गई, वो निर्णय कब हुआ? आज से 7-8 महीने पहले, पिछले बजट के, बिल्कुल 5-6 महीने 7 महीने पहले, जब तो कोई भी इंटरनेशनल इशू नहीं था। तो उसका भी प्रभाव क्या पड़ा? लोगों की डिस्पोजेबल इनकम, कंज्यूमर इकोनॉमी साइकिल ग्रो करी। बिल्कुल ठीक है। फिर अभी भी जीएसटी जब मैच्योर हो गई, तो उसमें जब भी कोई टैक्स का होता है, मैच्योरिटी आती है, तो उसमें रिफॉर्म्स होते हैं। जैसे आपको याद होगा, कोई ज़माने में भारत में 80% इनकम टैक्स भी रहा हुआ है। 80%, मतलब 100 रुपये कमाओ तो 80 रुपये सरकार, आपको 20 रुपये मिलेंगे। पर आज 12 लाख तक तो टैक्स फ्री, और मैक्सिमम रेट भी 30% पे आ गई, 30% पे आ गई मैक्सिमम रेट इनकम टैक्स। तो इसमें भी प्रधानमंत्री जी का ये मानना था
कि देश के मध्यम आय वर्गीय लोगों के हाथ में, किसानों के हाथ में, हमारी महिला शक्ति के हाथ में, युवाओं के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाओ। और उनका सोचने का तर्क ये था कि भारत की अगर जीडीपी 100 रुपया है तो वो 80 रुपया सिर्फ डोमेस्टिक कंजम्पशन के कारण है, बिल्कुल 20 रुपया सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कारण है। तो आवर्स इज ए कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी। मीन्स अगर हमारी जीडीपी 100 रुपये है तो उसका कारण हम मैन्युफैक्चर करते हैं और 140 करोड़ उसको कंज्यूम करते हैं और हमारी अर्थव्यवस्था का पहिया चलता रहता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर हम आ गए हैं जिसको समझने के लिए कि कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी को पहले से भी प्लान किया जा रहा था। पिछले बजट में हमने उसको साफ साफ देखा, मेरे हाथ में पैसा आएगा तो मैं खर्च करूंगी और ये डोमेस्टिक चलेगी। लेकिन हम इस पर डिपेंडेंट नहीं है, हमको एक्सपोर्ट दूसरे देशों से चाहिए था। अब आ गए ट्रम्प साहब, तानाशाही कर रहे हैं, तो उसकी हमारे पास काट क्या है? उसकी काट हमारी सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दी है। हम 3 चीज़ें प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट्स दोहराता हूँ, लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं या जानबूझ के समझना नहीं चाह रहे। हमने इनकम टैक्स और जीएसटी के रिफॉर्म्स के बाद देश में 5,30,000 करोड़ रुपए का एडिशनल कंजम्पशन होगा। पर एक बार का भार तो सरकार पे आएगा शॉर्ट टर्म पे। पर मैं आपको कह रहा हूँ 5,30,000 का अगर एडिशनल कंजम्पशन होगा तो उस पर मान लो 10% भी जीएसटी लगी तो 50,000 करोड़ का तो आपका एडिशनल जीएसटी कलेक्ट हो गया ना। तो जो ये कंजम्पशन बढ़ेगा, ये शॉर्ट टर्म में कुछ रेवेन्यू का भार, शॉर्ट टर्म में यहाँ पे 4-6 महीने ही बोल रहा हूँ, शॉर्ट टर्म का मतलब 1 साल भी नहीं बोल रहा। उसके बाद मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में हमारा जो कंजम्पशन इंक्रीज होगा वो हमारी जो शॉर्टफॉल जो इसकी आप बात कर रहे हो उससे बहुत ज़्यादा उसको रिकवर कर लेगा। तो दिस इज़ ए विन विन सिचुएशन। ये इनकम टैक्स रेट रिलीफ्स और जीएसटी रेट रेशनलाइजेशन के बाद 5,30,000 करोड़ का इकोनॉमी में एडिशनल कंजम्पशन प्रेडिक्टेड है और ये एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट है। अच्छा, आप ये बात तो मानेंगे गौरव जी कि हम भारत देश में बहुत मेहनती लोग हैं लेकिन प्रेशर के दौरान काम करते हैं। ये बात अलग है कि हमारा विजन लंबे समय से चल रहा है, लेकिन जैसे ही ट्रम्प के इस तरीके के टैरिफ आए हमने भी चीजें बदली। नहीं, आपने पूछा ना इस टैरिफ का क्या रेस्पॉन्स भारत का, ये सवाल आपका था। तो एक तो हम हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन को इंक्रीज कर रहे हैं, दूसरा हम एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। जो हमारा सामान अमेरिका में हम भेजते थे, हम दुनिया के दूसरे देशों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। उसमें ब्रिटेन के साथ हमारा एफटीए हो गया, ईयू के साथ भी एफटीए होने की बहुत बड़ी संभावना है और बहुत जल्द कुछ समाचार आ सकता है। दुनिया के दूसरे जो एक बिजनेस के कार्टल्स है, जो 5-6 देशों के ग्रुप बने हुए हैं, उसमें भी हमें जाना है नहीं जाना है इसके बारे में भी हम इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 4-6 महीने कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, मैं ये मानता हूँ। और कुछ एम्प्लॉयमेंट जो स्पेसिफिक 3-4 सेक्टर्स बताता हूँ और वो चारों सेक्टर आप और मेरे राज्य से संबंधित है। जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और लेदर प्रोडक्ट्स। हाँ, तो इन राजस्थान, इन चारों सेक्टर्स में, क्योंकि ये चारों सेक्टर्स से मेजर सामान अमेरिका एक्सपोर्ट होता है, इन चारों सेक्टर्स में शॉर्ट टर्म, वापस कह रहा हूँ शॉर्ट टर्म का मीन्स 4 से 6 महीने कुछ इश्यूज फ्लैग आउट हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है और आने की संभावना भी, एज ए इकोनॉमिस्ट बता रहा हूँ। पर जिस तरह से हम कंजम्पशन बेस को इंक्रीज कर रहे हैं, जिस तरह से हम एक्सपोर्ट डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, हमारी ग्रोथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रोथ नंबर तो 6.5-7% के बीच रहेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो ग्रोथ प्रेडिक्ट करी FY26 की, आफ्टर ट्रम्प के जो टैरिफ है इम्पोजिशन, उसके बाद वो 6.5% इंटैक्ट रखी। तो हमारी ग्रोथ इंटैक्ट है। कुछ सेक्टर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स आ सकती है, कुछ सेक्टर स्पेसिफिक बेरोजगारी के नंबर्स में प्रॉब्लम आ सकती है, पर गवर्नमेंट पूरी प्लानिंग के साथ उन सेक्टर की हैंड होल्डिंग कैसे करनी है, उनका हाथ कैसे पकड़ना है, उनको ऊपर कैसे लाना है, इसकी उन्होंने पूरी प्लानिंग सरकार ने की है। एक बात आपसे एज इकोनॉमिस्ट भी समझना चाहूँगी, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में, अमेरिका से हमारे दशकों से संबंध है
और हमने एक पर्सनल केमिस्ट्री भी देखी। और सबसे खूबसूरत बात भारत की भी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अक्सर कहते हैं कि कोई भी देश महान एक अपनी संस्कृति से होता है, कल्चर से होता है, हम रूट से जुड़े हुए हैं। हमने चाइना के प्रेसिडेंट को तब गुजरात बुला के और अलग अलग जगह बुला के इतना स्वागत किया, हमने ट्रंप के लिए तो क्या नहीं किया। लेकिन आपको लगा कि वी हैव केप्ट ऑल द एग्स इन वन बास्केट एंड वी वर मोर डिपेंडेंट ऑन अमेरिका देन एनीबडी एल्स, एनी अदर कंट्री? देखिए, मैं आपको ये कहूँगा कि दुनिया की कोई अर्थव्यवस्था, दुनिया की, भारत को इग्नोर करके प्रॉस्पर कर ही नहीं सकती। एब्सोल्युटली, आज की तारीख में नहीं हो सकता। 18%, यू लाइक इट और नॉट, हाँ, यू हैव टू। करेक्ट। 18% अदिति जी दुनिया के लोग हमारे देश में रहते हैं। तो क्या 18% को इग्नोर करके कोई भी दुनिया की बड़ी कंपनी अपना व्यापार चला सकती है? 18 मतलब हर 5 में से 1 आदमी भारत में रहता है दुनिया का। अगर दुनिया में 5 आदमी हैं तो 1 आदमी भारत में बैठा हुआ है। तो दुनिया की कोई अर्थव्यवस्था हमको इग्नोर नहीं कर सकती। पर पिछले कुछ साल भर में पूरे दुनिया में डी ग्लोबलाइजेशन, मतलब जो ग्लोबलाइजेशन 91 में हुआ उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। और एक नया टर्म कॉइन हुआ है, इकोनॉमिक नेशनलिज्म, आर्थिक राष्ट्रवाद। ये आर्थिक राष्ट्रवाद और डी ग्लोबलाइजेशन के वातावरण में पूरी दुनिया के रिश्ते और पूरी दुनिया के धंधे, बिजनेसेस रिकैलिब्रेट हो रहे हैं। जो नए नए कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, नए नए बिजनेसेस बन रहे हैं। और इस रिकैलिब्रेटेड वर्ल्ड के समय अदिति जी एआई भी आ चुका है, ये अपना अलग इम्पैक्ट डाल रहा है। सर, ये बहुत अच्छी आपने बात कही कि नए कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। एक नए कॉम्बिनेशन का जिक्र कर लेते हैं। भारत और अमेरिका, ग्रेट कॉम्बिनेशन। उनकी परचेजिंग पावर बहुत अच्छी है। हम डायमंड्स देते हैं, तमाम तरीके की चीज़ देते हैं, वो परचेज करते हैं और सब कुछ स्मूथ है। और अमेरिका को भी भारत की उतनी ही ज़रूरत है। अमेरिका को 90 के दशक में भारत से गए हुए टैलेंट ने आज टेक्नोलॉजी में और वो अमेरिका को ग्रेट बनाया। उसके बाद भी आज वापस से उस H1B वीज़ा पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन हमारा कॉम्बिनेशन चाइना तो हो ही नहीं सकता। हर पड़ाव पे हमारे फ्रिक्शन है। दूसरा, रशिया अपने स्ट्रगल में है, वो हमारा दोस्त है, उसने शो कर दिया व्हाट्सोएवर, और हमने भी उनको शो कर दिया। ब्रिटेन और EU तो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों में अमेरिका के दबाव में है। तो भारत उभर रहा है, लेकिन भारत का सबसे ऑब्वियस दोस्त तो अमेरिका ही था। देखिए, भारत की ग्रोथ है ना, जो अभी अगले 10-15 साल दुनिया के बड़े देश उस ग्रोथ को रोकने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भारत एक आर्थिक महाशक्ति की तरफ जा रहा है। भारत पेटेंट्स हो, भारत में, जैसे अमेरिका के अलावा कौन से देश आप मानते हैं? मैं किसी देश का नाम लेना मेरे लिए अनुचित होगा, पर पेटेंट्स हो, रिसर्च हो, मैन पावर हो, ब्रेन हो, वो भारत का ग्लोबली परचम लहरा रहा है। कल मैं आपको बताऊं, कल अमेरिका के राष्ट्रपति ने अमेरिका के 20-25 CEOs को डिनर पे बुलाया। मैं फोटो देख रहा था आज सुबह, उसमें 6 तो भारतीय हैं। और उन्होंने कहा अपने ट्वीट में कि ये लोग अमेरिका चलाते हैं जिनके साथ मैं डिनर कर रहा हूँ। 6 तो भारत के मूल के लोग बैठे हैं। तो कोई भी देश भारत को अंडर एस्टिमेट करके, भारत को इग्नोर करके प्रॉस्पर नहीं कर सकता। और जैसा मैंने पुनः कहा कि हमारे संबंध दुनिया, क्योंकि हमारी जो पॉलिसी है, हम वसुधैव कुटुंबकम की पॉलिसी से आगे बढ़ रहे हैं। हम किसी देश को क्रश करने का काम नहीं कर रहे, उसके इंटरेस्ट को क्रश करके आगे बढ़ने का हमारी सोच नहीं है। हमारी सोच ही नहीं है। हमारी सोच तो सबका साथ सबका विकास वाला, और ये ग्लोबली भी हम इसको मीन करते हैं। इमेजिन चाइना इतना एफर्ट लेकर अपने सबसे सलाहकार, जो सबसे सहयोगी है चाय की, से प्रधानमंत्री को मिलाना, ये तमाम बातें बहुत एफर्ट शो करती हैं। बहुत एफर्ट शो करती है और रिकैलिब्रेट्स हो रहे हैं, बिजनेसेस रिकैलिब्रेट्स हो रहे हैं। बिजनेसेस के, मैं तो कई बिजनेसेस को बहुत क्लोजली देख रहा हूँ, वो अपने जेवीज को रिकैलिब्रेट कर रहे हैं। कि जैसे आप अभी बॉम्बे में मान लो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का आपका जेवी टाइवानीज कंपनी के साथ है, अब आप वापस रिकैलिब्रेट कर रहे हो कि मुझे किस कंपनी के साथ जाना। अच्छा सर, हम चाइना के मार्केट को रिप्लेस
कब कर पाएंगे? हम भी महाशक्ति हैं, बड़ा मार्केट है, जो हम प्रोड्यूस करते हैं वही हम कंज्यूम कर सकते हैं, सब सकते हैं। कुछ है। हमको लेकिन अमेरिका को ये पता था कि चाइना का काउंटर सिर्फ भारत कर सकता है। कि चाइना की पावर क्या है अभी। हमारी इकोनॉमी और चाइनीज़ इकोनॉमी एग्जैक्टली अपोजिट है। जैसे मैंने शुरू में कहा, हमारी कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी, चाइनीज़ एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी। नहीं, व्हाट इफ हम यहाँ पे बड़े मैन्युफैक्चरर बन जाएं तो शायद हम चाइना को बहुत बिल्कुल पीछे कर छोड़ सकते हैं। उसी के लिए तो आप देखो, अभी 4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने सेमीकंडक्टर का जो पहली चिप भारत ने बनाई उसका इनॉग्रेशन किया, उसको देश को समर्पित किया। तो और लंबे समय से सेमीकंडक्टर पे काम। तो हम भी न्यू एज टेक्नोलॉजीज में काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा। हम भी एआई पे काम कर रहे हैं, रोबोटिक्स पे काम कर रहे हैं, मशीन लर्निंग पे काम कर रहे हैं, क्वांटम टेक्नोलॉजीज में काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। और दुनिया में जहां दूसरे देशों में भी हो रहा है वहां हमारे लोग अधिकतम आप पाओगे। अमेरिका में भी कोई क्वांटम टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है तो अगर उसके ऑफिस में 100 जने हैं तो 40 भारतीय इंजीनियर होंगे। सर एक बहुत ऑनेस्टली, क्योंकि हमारे लोग सुन रहे हैं इस समय, कमियां भी बहुत हैं। हम एमएसएमई को बूस्ट करना चाहते हैं, वही है जो एक्चुअली इकोनॉमी ड्राइव कर सकता है। हमने अपने एग्रीकल्चर को भी बहुत सपोर्ट करने की लगातार प्रधानमंत्री जी का, पर एमएसएमई जो इतने लंबे से हम कोशिश भी कर रहे हैं, इतनी कमियां हैं, चाहे ईज ऑफ डूइंग हुआ। छोटा सा एग्जाम्पल, बिहार जहाँ पर चुनाव भी हैं, वो एक इकलौता ऐसा राष्ट्र था जहाँ से 85% से ज़्यादा चीनी का पूरे देश भर में और बाहर भी एक्सपोर्ट हुआ करता था, सब था। लेकिन वो बंद होती गई चीनी मिलें। तो ऐसी स्थिति और भी राज्यों में बहुत ज़्यादा है। अब तो पिछले बजट में ही आपको मैं बताऊं, पिछले बजट में ही वित्त मंत्री जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा करी, आपने और देश के कई लोगों की उस पर नज़र नहीं गई, डीरेगुलेशन कमीशन की। बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने घोषणा की और आप देख रहे हो कि हम हर चीज़ में ईज़ को बढ़ा रहे हैं। जैसे लेटेस्ट आपको बताऊं, इनकम टैक्स एक्ट जो नया बना उसमें 280 सेक्शंस पुराने एक्ट के कम कर दिए, इजी किया उसको, absolutely। उसके अलावा मतलब कम से कम 1500 ऐसे एक्ट है जो ऑब्सोलीट हो चुके थे, उनको वापस ले लिया गया। कंपनीज एक्ट और कई जो फाइनेंशियल एक्ट्स हैं उनको ईज किया जा रहा है। और एमएसएमई की आपने बात करी, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपकी नज़र में नहीं आई होगी, ये मुझे पक्का पता है। ऑपरेशन सिंदूर का एक बहुत बड़ा प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पे पड़ा। भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। अब आज की तारीख में भारत के पास जो एमएसएमईज हैं, जो डिफेंस की कंपनीज हैं, उनके पास 1.5 लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर्स हैं। और ना केवल भारत के, एशिया और अफ्रीका के दूसरे देशों के। क्योंकि जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में हमने प्रिसाइसनेस का एक परिचय दिया कि हम जहां अटैक करते हैं वहां हमने किया, और सैकड़ों, आपने देखा होगा बाड़मेर में ऊपर आकाश में सैकड़ों ड्रोन्स और छोटी छोटी मिसाइल, क्या एक भी भारत की धरती पर आ पाई? तो ये हमारी ताकत है। And we have technically fought with not just Pakistan, China and Turkey तो as well. क्या एक भी भारत की धरती को छू पाई? ये हमारी डिफेंस की ताकत है, दुनिया ने देखी है। ये अब डिफेंस में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ट्रम्प इसीलिए इनसिक्योर है, या ट्रम्प की प्रॉब्लम क्या है सर? मैम, मेरा क्या है, मेरी एक नीति है कि जब अपना लेना नहीं देना नहीं, मैं खाए को उसके बारे में कमेंट करूं। ना तो मैं उसका वोटर हूं, ना मैं उनको टैक्स देता हूं, ना मेरा कोई लेना उनकी। आपकी जिस सब्जेक्ट में रुचि और एक्सपर्टीज है, और आप प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठ के कान में जो सलाह दे रहे हैं, वो मेरा तो सलाह ये है, प्रधानमंत्री जी की सलाह ये है कि देश के लोगों के जीवन स्तर को इम्प्रूव करना है, देश के लोगों के जेब में पैसा ज़्यादा छोड़े, डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो ताकि ज़्यादा खर्चा हो। ब्यूटीफुल सर। लेकिन एक चीज़ बताइए सर, अब एक और आरोप निकल कर आ रहा है। बोलिए। कि इतने साल हमसे जीएसटी लिया, पनीर पे 12% जीएसटी, 100 रुपये का पनीर 112 रुपये, और अब आपने जीएसटी को रिस्ट्रक्चर करके आसान कर दिया। तो या तो इतने टाइम तक हमसे जबरन वसूली हुई, या अब उस पैसे का क्या होगा, या हमारी तो मेहनत की कमाई थी। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जीएसटी जब लागू हुआ,
अगर हम उस रेट की तुलना यूपीए के दौरान सर्विस टैक्स और एक्साइज से करें तो वो आधी थी। पनीर आप जैसे जो 12% बोल रहे हो, आपको ताज्जुब होगा हेयर ऑयल, जैसे अभी कल 3-4 दिन पहले के रेट रैशनलाइजेशन के पहले हमारा हेयर ऑयल पे 18% पे था। अगर हम उसकी तुलना यूपीए के दौरान 20-30 टैक्स लगते थे तो वो 37% होता था। जो अब आप 5 में ले आए। वो पहले आया 18 पे, फिर आया 5 पे। तो लोग जो बोल रहे हैं ना पहले आपने, अरे आप उसकी पहले वाले की तुलना उससे पहले वाले से कीजिए। उससे पहले सर्विस टैक्स लगता था, एक्साइज ड्यूटी लगती थी, वैट लगते थे, सेल्स टैक्स लगता था, चुंगी लगती थी, ऑक्ट्रॉय, उस सारों का अगर आप जोड़ेंगे तो एसेंशियल कमोडिटीज़ पे 40% टैक्स। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, एक कमोडिटी है जिसका बहुत अज्ञानी लोग जिसको बोलते हैं कि साहब ट्रैक्टर पर कांग्रेस के ज़माने में, यूपीए के ज़माने में अगर सारे जीएसटी के जिन एक्ट्स को जीएसटी ने सब्स्टिट्यूट करा वो मान ले तो ट्रैक्टर पर लगभग 28% 30% टैक्स लगता था। तो अब वो धीमे धीमे कम हुआ है। तो आप ये कोई कहे कि साहब 8 साल हमने गलत दिया, अरे उससे पहले जो टैक्स लग रहे थे उसको आधा कर दिया था जीएसटी ने, और अब जो 8 साल पहले जो टैक्स था उसको अब आधे से भी कम कर दिया। सर एक इम्पोर्टेंट, हम जीडीपी आपने शुरुआत से अब तक कहा, और हम अक्सर 11 साल के इस बीजेपी के कार्यकाल में जीडीपी ग्रोथ, तीसरी अर्थव्यवस्था। सर ये तीसरी अर्थव्यवस्था का एक सवाल यह है कि भारत की ग्रोथ रेट तो ऊंची है, लेकिन हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, इसके साथ साथ हमने एक सपना दिखाया कि आप खुद का वो खोलें, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, उसको लेकर भी कोई ठोस बहुत बदलाव देखने को नहीं मिला। काम हो रहा होगा। तो हम एक तरफ तो अपनी 6.5-7% की वो बताते हैं, दूसरी तरफ अभी अनएम्प्लॉयमेंट है और एक डर है, महंगाई बढ़ रही है। लोग खरीद रहे हैं, सब गाड़ियां भी खरीद रहे हैं, फ्लैट्स भी खरीद रहे हैं, गुड़गांव तक में खरीद रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सब है। तो ये परसेप्शन का क्या करना? एक बात हम सबको समझनी चाहिए कि मतलब आंकड़ों में ही है क्या? आंकड़ों में नहीं, मैं आपको हर चीज का जवाब देता हूँ। एसेंशियल कमोडिटीज में महंगाई नहीं बढ़ी है। जैसे हमारे डेली यूज का टूथपेस्ट हो, हमारा साबुन हो, हमारे नॉर्मल एपरल्स हो, नॉर्मल घड़ी हो, पेन हो, पेंसिल हो, इसमें महंगाई नहीं बढ़ी है। आज पेट्रोल हो, डीजल हो, जो कीमतें हैं वो मोर और लेस कांस्टेंट है। तो महंगाई नहीं बढ़ी। और सरकार के जो आंकड़े हैं, जो सरकार अपनी तरफ से कलेक्ट करती है, और जो अन्य एजेंसियों के भी आंकड़े, भले CMIE का मान लें, तो वो आंकड़े भी महंगाई को बढ़त को नहीं बता रहे। सारे आंकड़े कह रहे हैं महंगाई की दर 3.5-4% के बीच चल रही है, जो यूपीए के दौरान 9 से 10% थी। मैं पुनः दोहराता हूँ, 9 to 10% महंगाई दर थी, जो अभी 3.5 से 4% पर है। तो महंगाई तो नहीं बढ़ी। अब आए बेरोजगारी वाली जो क्वेश्चन आपने पूछा। देखिए, भारत की एक बहुत बड़ी ताकत है, वो है भारत की डेमोग्राफी। यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, हमारी पॉपुलेशन, हमारी युवा फोर्स हमारी ताकत है। अब उस युवा फोर्स को हमें निश्चित रूप से एम्प्लॉयमेंट भी देना है। ये इससे हम ना तो नकार रहे हैं, ना ये कह रहे हैं कि ये हमारा काम नहीं, सरकार का ही काम है। मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैं ऑन रिकॉर्ड आंकड़ों से बोल रहा हूँ कि पिछले 2014 से लेके 24 के बीच 17 करोड़ नई नौकरियों का सृजन हुआ, 17 करोड़। और 23 करोड़ देश के लोग गरीबी से बाहर निकल के आए। 23 करोड़ लोग, छोटा नंबर नहीं है। तो फिर भी इसमें और करना चाहिए, और हम उसकी तरफ, प्रधानमंत्री जी की विशेष उसकी तरफ ध्यान है, उस पर भी और काम भी कर रहे हैं, और भी करना भी चाहिए, और उस पर और भी हम काम भी कर रहे हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, नंबर्स हम देखें तो अभी देश में बेरोजगारी की दर लगभग 3-3.25% के आसपास, जो बीच में 6% तक गई थी। वो भी मैं स्वीकार कर रहा हूँ, उसके भी कई कारण थे, पर अब जो बेरोजगारी का नंबर है वो कंट्रोल्ड है। और फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन, मतलब महिलाओं की रोजगार में भागीदारी निरंतर रूप से बढ़ रही है। ये देश के लिए बेहद सुखद समाचार है।
अच्छा, एक और चीज़, जैसे अभी मैं आपको यूपीआई से आपसे लूँ या आपको दूँ तो पैसा लगेगा, उस पर भी चार्जेस हैं। मैं एटीएम से विड्रॉ करूँ, उस पर चार्जेस हैं। ये हिडन चार्जेस हैं, बट ये पॉकेट पे आते हैं, हमारी मेहनत की कमाई पे। आते इन हैं। सब के लिए कोई देखिए, रिफॉर्म? ये तो सब बैंक के डिसीजन होते हैं, हर बैंक अपने निर्णय नहीं, बट करता सरकार रेगुलेट, है। सरकार भी इसके ऊपर ओवरसाइट रखती है। मतलब अगर हम 2 बार ट्रांजैक्शन करें या 3 बार करें तो उसका कुछ, तो वो एक कहीं ना कहीं पॉकेट ये की बात ये है। ये सारी चीज़ें देखिए, कुछ इनिशियल कुछ ट्रांजैक्शंस तो फ्री होते हैं। या एटीएम से भी आप विड्रॉ करें, एक नंबर से ज़्यादा विड्रॉ करें तो कुछ ट्रांजैक्शन चार्ज लगता चार्ज है लग आपका। जाता है। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है इस पे भी ओवरसाइट है सरकार की, मैं इसको अस्वीकार नहीं करता हूँ, पर ये सारी चीज़ें उन बैंक और उन संस्थाओं के निर्णय होते हैं। मैं आपसे चर्चा करने से पहले ऐसे ही सोशल मीडिया पे गई थी, तो मैंने कमेंट पढ़ा, बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैंने कहा आपसे साझा किया जाए, और ऐसे उनके पुराने कमेंट्स देख के उन व्यक्ति के ये लगा कि वो भाजपा थॉट प्रोसेस के हैं। लेकिन फिर भी ये सवाल उन्होंने कहा कि इतने लंबे समय से पॉपकॉर्न पर मीम्स बने और सोशल मीडिया पे लगातार टैक्स को लेकर हुआ, तो भारत की जनता और सोशल मीडिया कुछ नहीं कर पाए, लेकिन ट्रंप ने हमें चीज़ें सस्ती दिला दी, वो बदलाव कर दिया। पॉपकॉर्न वाला भी जो मीम्स वगैरह बने, वो टेक्निकली गलत, फैक्चुअली गलत थे। और पॉपकॉर्न में कई प्रकार के पॉपकॉर्न होते हैं, तो ये जो हमारा जो टैक्स का स्ट्रक्चर होता है उसमें कोडिंग होती है हर तरह के। जैसे अभी निर्मला सीतारमन जी ने एक बात कही कि किसी भी प्रकार की भारतीय रोटी पे कोई टैक्स नहीं। पहले के ऊपर देश की जो कोडिंग है कमोडिटीज़ की, उसमें रोटी अलग होता है, पराठा अलग होता है, मलाबारी पराठा अलग होता है, और कई और प्रकार की भी रोटियां हैं। तो इसी तरह पॉपकॉर्न के भी कई प्रकार होते हैं। सरकार, देखिए, आप कहेंगे कि सर सिगरेट पर 40% क्यों, या गुटखा या पान मसाला पर 40% क्यों? क्योंकि सरकार इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करना चाहती है। ये देश के लोगों की हेल्थ के लिए इंजूरियस है। उसी तरह जो पॉपकॉर्न होते हैं जिसमें शुगर मिला दी जाती है, जो जली हुई शक्कर जिसको कहते हैं, कैरामेल्ड पॉपकॉर्न, तो वो सरकार उसको प्रमोट नहीं करना चाहती। शुगरी ड्रिंक्स हैं, कार्बोनेटेड वाटर हैं, सरकार इनको प्रमोट नहीं करना यही चाहती। वजह शायद जो सिन गुड्स पे आपने 40% करेक्ट। लगा दिया है, तो इन पे कि अगर फिर भी आपकी इच्छा है खाने की तो फिर टैक्स पे करो सरकार। हाँ, इन पे सरकार इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करना चाहती। पर जैसे आपको मैं बताऊं, आम लोग हम चाय के साथ बिस्कुट खाते हैं, तो उस पे टैक्स कम है या जीरो है। चाय के साथ एक अपन लोगों की आदत होती है, विशेषकर भारत के लोगों की, कि चाय के साथ, शाम की चाय के साथ एक नमकीन की फाँकी लेते हैं, तो 5% नमकीन पे टैक्स कर दिया। तो सरकार अलग अलग जगह पर, अलग अलग समय पर उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो पॉपकॉर्न के अगेंस्ट में कोई चीज़ नहीं है, पॉपकॉर्न तो खाइए, पर ये जो शक्कर मिला हुआ पॉपकॉर्न है इसको कम खाइए। तो कम खाने को अब मैं आपको रोक तो सकता नहीं, तो सरकार जिन चीज़ों को प्रमोट नहीं करना चाहती उस पर टैक्स ज़्यादा लगाती। हमारे व्यूअर्स को एक सलाह दीजिए सर। आप नीति आयोग में गोल्ड के भी टास्क फोर्स में रह चुके हैं, पॉलिसी, तो गोल्ड पे इन्वेस्ट किया जाए अब आने वाले समय में, या एसआईपी म्यूचुअल फंड्स? क्योंकि मार्केट का वॉलेटाइलिटी जिसे बोलते हैं, वॉलेटाइल बहुत जल्दी है, बार बार ये डर है कि क्रैश हो जाएगा। अमेरिका में भी है, पूरे विश्व में डर है, भारत में भी डर है। अदिति जी, आप बहुत ये डिफ़िकल्ट सवाल मुझसे पूछ रही है, पर मैं एज ए इकोनॉमिस्ट इसका उत्तर ज़रूर दूंगा। मैं ये कहूँगा सारे लोगों को जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। कोई एक जगह पे सारे निवेश को मत करिए। ये इन्वेस्टमेंट का पहला नियम। Don't put all the eggs in one basket. डाइवर्सिफाई कीजिए। कुछ प्रॉपर्टी भी होती है, और यही सबसे ज़्यादा रिटर्न जनरेट करता है हर व्यक्ति के लिए। कोई एक जगह फोकस पे मत करिए। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि व्हाट्सएप मैसेजेस, सोशल मीडिया पोस्ट्स के आधार पे अपने निवेश का निर्णय मत कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं, मैं भी जानता हूँ कई लोगों को, जो व्हाट्सएप मैसेजेस को देख के फलाना XYZ ABC कंपनी में निवेश कर देते हैं और उनको उसका उतना रिटर्न नहीं मिलता।
तो पहली बात तो डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, और अब प्रोफेसर वाली हैट पहन ली मैंने। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन आपकी एज पर निर्भर करता है, मतलब इक्विटी में ज़्यादा यंग एज में रखिए, प्रौढ़ एज में है तो इक्विटी में बैलेंस कीजिए, वृद्ध अवस्था में है तो फिक्स्ड इनकम में ज़्यादा रखिए, इक्विटी में कम रखिए। तो ये एज के अनुसार होता है। एज के बाद भी आपके स्पेंडिंग के क्या क्या आपके थ्रेशोल्ड से, जैसे बिटिया की शादी करनी है, बिटिया को बाहर भेज करना है, पर उसकी हायर एजुकेशन की व्यवस्था करनी है, वो कब आएगी, उसके हिसाब से अपने निवेश के निर्णय कीजिए, ताकि जब आपको लिक्विडिटी की ज़रूरत हो तब आपके पास पैसा होना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा पैसा ब्लॉक हो गया और मैं उधार लेके अपने कमिटमेंट्स को पूरा कर रहा हूँ। घर खरीदना है, कई लोगों की ऐसी अभिलाषा होती है कि सपरिवार वर्ल्ड टूर करना है, तो कब करना है, उस समय उतनी लिक्विडिटी होनी चाहिए। अब क्योंकि आपने वो मैं एक सवाल आपसे कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो वास्तव में क्योंकि कहीं ना कहीं हर भारतीय को गर्व होता है अब, और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचने का रास्ता कठिन है। देखिए, बहुत लंबा है, फाइव नहीं कब नहीं तक पहुंचेगा? अदिति जी, 5 ट्रिलियन तो हम मेरे ख्याल से अभी 4.3 4.4 तक तो हम पहुंच गए, तो मतलब साल भर में 5 ट्रिलियन पे पहुंच जाएंगे, और अगले 1.5 से 2 साल के बीच हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। अभी हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, पर जो विकसित भारत का संकल्प है वो इससे बहुत बड़ा है। हाँ, वो विकसित भारत के संकल्प में क्वालिटी ऑफ लाइफ है। शायद इसीलिए जापान से हम कुछ नंबर आगे ही आए थे, इसलिए हमने बहुत ज्यादा उसका नहीं, हम एब्सोल्यूट नंबर्स में ज़्यादा आए हैं, और बहुत गर्व की बात है, ये फ़क्र की बात है। पर हमें हमारे प्रत्येक देशवासी की एजुकेशन, हेल्थ, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसकी ईटिंग हैबिट्स, उसकी डेली रूटीन्स, उस पर अभी हमको बहुत अचीव करना, और उसी के लिए हमारा 2047। मैं अपने दर्शकों से एक बात साझा करना चाहती हूँ। क्वालिटी ऑफ लाइफ का जिक्र किया है, हम दोनों राजस्थान से आते हैं और हम दोनों गुड़गांव रह रहे हैं, तो उस क्वालिटी ऑफ लाइफ में एक सवाल आपसे कि शायद इंद्रदेव अभी भूल गए हैं कि हम सितंबर में आ गए हैं, बारिश चले जा रही है। क्वालिटी ऑफ लाइफ ये है कि यहाँ पर कोई छोटा भी 2 BHK 3 BHK किसी ठीक लोकेलिटी में 3.5 करोड़ से कम नहीं है, पर इनकम अभी ऐसी नहीं है, और उसके बाद शायद 3 महीने में 2 बार रात को सड़कों पे रहना पड़ता है तैर के, और जिसका वाइडली जिक्र हो चुका है। और आप भी गुड़गांव से आते हैं, मैं चाहूंगी कि आप बीजेपी से हैं, अपील भी करती हैं, और आप अदिति जी, इसका मैं उसका समाधान बताइए। नहीं, समाधान आपको बता रहा हूँ, और ये क्यों हुआ वो भी बता रहा हूँ, ताकि आपके दर्शकों को पता रहे। गुड़गांव जो पॉपुलेशन इंक्रीज मैक्सिमम हुई, वह हुई 1995 से लेके 2010-12 के बीच में, और उस समय यहाँ पर बिना परमिशन के हाई राइज बिल्डिंग्स, बिना नक्शों के हाई राइज बिल्डिंग्स बनी, बिना किसी रोक टोक के। ये उसकी फलाना की बिल्डिंग है, ये फलाना जी जो वहाँ रोहतक में बैठे हैं उनकी बिल्डिंग है, ये रोहतक वाले नहीं, ये सिरसा में जो बैठे हैं उनकी बिल्डिंग है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, पॉलिटिकल हो जाएगा, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता, पर ये उनके कुकर्मों की सज़ा आज के गुड़गांव वासी भुगत रहे हैं। क्योंकि उस समय कैसे होती थी बिल्डिंग की परमिशन? रोहतक में आए, बैग लेके, बैग घर पे छोड़ा, बिल्डिंग की परमिशन मिल गई शाम को। लेकिन सर पिछले 15 सालों से मैं कह रहा हूँ, पर मैं ये भी मान रहा हूँ, मैं हम लाइसेंस रद्द कर सकते हैं अदिति जी, मैं पर आप ये बताइए, कोई बिल्डिंग में आप और मैं दोनों रह रहे हैं, उसका लाइसेंस रद्द हो जाए तो हमारे लिए और असुविधा हो जाए। इसके सर ऑप्शन पर फिर भी मैं सरकार जिनकी है उनको मैं मानता हूं कि उनको और बेटर जो मौजूदा अवस्था है उसमें टाउन प्लानिंग करनी चाहिए। मुझे लगता है कि हर एक गुड़गांव वासी को तब तक चुप नहीं बैठना चाहिए जब तक इसका समाधान मैं अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं रहा, पर अदिति जी 95% पाप उन रोहतक वालों ने करा है, और उनको आप बुला के पूछोगे अंतरात्मा पे हाथ लगा के, तो वो कहेंगे कि भैया मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे फलाना जीजा जी को यहाँ कुछ देना था,
फलाना मौसी को यहाँ कुछ देना था, तो वो अब उसकी चर्चा करूँगा तो वो बहुत पॉलिटिकल हो जाएगा। पर जब वो बिना अप्रूवल के, बिना नक्शे के, बिना सीवरेज के, बिना ड्रेनेज के उस समय अप्रूवल्स क्यों हुए? ये गोल्फ कोर्स रोड बना हुआ है, यहाँ पे सारी बिल्डिंग्स खड़ी हुई है, उस समय की बनी हुई है ना। तो ये उस समय की इम्प्रॉपर प्लानिंग है। पर उसके बावजूद भी जिन्होंने 95% पाप किया, वो तो पाप करके एंजॉय कर रहे हैं ज़िंदगी को। पर हमें इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमको लेनी है और हम बेटर टाउन प्लानिंग करके ऐसी अवस्था लाएंगे कि भविष्य में ऐसी घटनाएं गुड़गांव वासियों को ना देखने। इंटरव्यू के दौरान, बातचीत के दौरान एक शब्द बार बार आ रहा था कि रीस्ट्रक्चर क्या होता है या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी क्या होती है। तो मुझे वो बात याद आ गई जब आप कांग्रेस में हुआ करते थे और संबित जी बीजेपी में, आप दोनों की आपस में। तो अब जब आपको संबित जी मिलते हैं, क्योंकि आपने उनसे पूछा था कितने ज़ीरो हैं और वो ज़बरदस्त वायरल हुआ था, आज भी अगर आपका नाम टाइप किया जाए गूगल पे तो वो सबसे पहले आता है। अब जब आप मिलते हैं तो क्या रहता है आपका संबित जी से? देखिए, मैं पहले भी मैं ये बात का उत्तर दे चुका हूँ, जब कांग्रेस में था जब भी दे चुका हूँ, भाजपा में आने के बाद भी दे चुका हूँ और आपको भी आज देता हूँ। डिबेट के बाद मेरा प्रोफेसर, शिक्षक टाइप व्यक्ति हूँ। मैं किसी को ये चिढ़ाना, ये टीज़ करना, पूछना मेरी फितरत नहीं है। वो बात हो गई। आज वो पुरी के सांसद है, वो अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट में लगे हुए हैं। मैं इस तरह की उनसे कभी बात में ना तो उस समय की, मैंने उस समय भी शो के बाद नहीं करी, वापस कभी नहीं करी और आना आज करता हूँ। मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। वो बातें जो समय के साथ हो गई, कई चीज़ें थी वो हो चुकी है। पर मेरी कोई टीजिंग करने में, तो शिक्षक व्यक्ति हूँ मैम, आप मेरे से 10 सवाल पूछोगे, मान लो आप मेरी स्टूडेंट हो, आप 10 सवाल पूछोगे, 8 का मुझे उत्तर आता होगा, 2 का मैं कह दूंगा मुझे नहीं आता। मैं भी फिर काउंटर 6 सवाल जरूर पूछूंगा आपको। ये मेरी आदत है। तो इस आदत से कई फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। कभी फोन आता है आपका? आपके कांग्रेस तो आपने छोड़ दी, पर आपके जो पुराने मित्र होते हैं कि अरे गौरव भाई कैसे हैं, मिलते हैं, अरे क्या बोल दिया आपने, अरे क्या कर रहे हैं आप? अदिति जी, मैंने कहा ना, मैं जहाँ काम करता हूँ पूरी शिद्दत से करता हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी की आर्थिक सलाहकार परिषद में सदस्य हूँ। तो मैं कोई फ़ोन आता भी है, मान लो पहली बात तो आता ही नहीं, और मान लो कभी आ भी जाए तो मैं उठाता नहीं हूँ। पर सर, एक समय था जिसकी हम आदर करते हैं कि वो बियॉन्ड पार्टी लाइन पॉलिटिक्स के बियॉन्ड नहीं, मेरी कोई उनसे दुर्भावना थोड़ी है, मेरी फितरत ही ऐसी है। मैं कोई उनको गाली थोड़ी दे रहा हूँ। मैं कोई, अगर कल को राहुल जी आपको फोन करते हैं, राहुल जी ने तो जिस दिन मैंने पार्टी छोड़ी उस दिन भी किया, मैंने नहीं बात की, क्योंकि उनको लग रहा था मैं कोई पद चाहता हूँ। वो मुझे समझ ही नहीं पाए। उनको लगा हर व्यक्ति वेणुगोपाल और जयराम है, ये गौरव वल्लभ है, ये पदों के पीछे नहीं भागता। नहीं, मतलब आज वो अपने जन्मदिन पे बुलाएं आपको? देखे मैम, अपने वहाँ कहावत है मेवाड़ी में कि बुआ जी के मुझसे होगी तो फूफा जी कहेंगे। जो काम हुआ ही नहीं है, वो जन्मदिन पे बुलाया, अपने विवाह में मुझे बुलाए, मुझे क्या, उस जब होगा जब देखेंगे। पर मुझे लगता नहीं वो मुझे कभी बुलाएंगे। और मेरी कोई उनको कोई, मैं ये थोड़ी मेरा श्राप, मेरा कोई श्राप नहीं है। नहीं, पर कांग्रेस से कहते हैं कि जो भी गए हैं छोड़कर, अब वो वहां जाके चुप हो गए। आरपीएन सिंह के लिए अक्सर इस बात का जिक्र होता है कि वो कितने कांग्रेस दफ्तर में घूमते थे, अब वहां जाके एकदम। इसके साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए भी पहले राजा साहब होता था, अब नहीं है। आपके लिए भी ये है कि क्या यस-मैन बन गए हैं? तो सच में देखिए, यस-मैन बनना पड़ता है? आरपीएन सिंह साहब, ज्योतिरादित्य जी की बात आप उनसे पूछिए, मुझे लगता नहीं, पर आपने जो बोला वो सही है जी। पर रही बात मेरी, मैं तो वहाँ पे भी शिक्षक था, मैं यहाँ पे भी शिक्षक हूँ। मेरी कोई प्लान्स, टारगेट्स, फलाना फलाना फलाना, आपने अदिति जी, आप तो कई लोगों को जानती हैं, राजनीतिक पार्टियां कवर करती हैं, आपने मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी गेट टुगेदर में देखा आज तक? मैं कांग्रेस में था जब भी आपने, सिवाय प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा, मैंने कांग्रेस में रहते हुए 900 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कितनी? 900। और मैं सिर्फ 900 बार ही कांग्रेस कार्यालय गया, बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के मैं नहीं। और अगर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर 3:45 बजे ख़त्म होती है तो मैं 3:46 से कांग्रेस दफ्तर पे बाहर। मेरी फितरत नहीं, हर आदमी की एक आदत होती है। तो आप मेरी आदत को, अब मैं चेंज भी इस उम्र में करना भी नहीं चाहता, मैं अपने एंजॉय करता हूँ। मुझे जो काम आप बुला के कहेंगे
कि ये करना है, और अगर मैं सहमत हो गया तो मैं उसके लिए अपनी जान लगा दूंगा। मैं भी और हमारे दर्शक भी उस गर्व के क्षण का भागीदार होना चाहते हैं कि आपने कभी कोई सलाह दी हो बतौर आर्थिक सलाहकार प्रधानमंत्री जी को, और वो सलाह को इम्प्लीमेंट किया गया हो और आपको लगा हो कि हाँ आज सार्थक हुआ। अदिति जी, आप मुझे आराम से काम करने दीजिए। और ये बातें जो आर्थिक सलाहकार परिषद के जो अंदर क्या बातें होती है, क्या सलाह है, मैं जीवन में पर ये गौरवान्वित करने वाला तो क्षण होता ही होगा। मैं कह रहा हूँ ना, गिलहरी के लिए तो छोटा कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ी चीज होती है। मैं तो भगवान श्री राम की यात्रा में गिलहरी हूँ, पर मुझे गर्व है कि मैं गिलहरी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ। अच्छा, आपके लिए दो बातें कही जाती हैं कि ये तो कांग्रेस की तरफ से आती है कि ये तो शुरुआत से आरएसएस के व्यक्ति थे, और एक बात आजकल कही जाती है कि ये दूर की कौड़ी के नेता हैं, यानी कि आने वाले समय में फाइनेंस मिनिस्ट्री के दौर तक आप पहुंचेंगे। देखिए, पहली बात कि कांग्रेस ने मेरे को आरएसएस का नेता मान लिया। 5 साल तक मेरे कहने के अलावा उन प्रेस वार्ता नहीं करते थे, अब मैं उनके लिए आरएसएस का नेता हो गया। ठीक है, उनकी सोच ठीक है। उनको लगता है मैं आरएसएस का हूँ तो मैं को कोई आपत्ति नहीं है। उनको लगता है कि मैं वहाँ का हूँ, पर मैं तो ना तो मैं तो एक शिक्षक हूँ जिसका मुझे गर्व है। मेरा अगर कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि उनके यहाँ रहते हुए उनके अध्यक्ष का जो प्रिंसिपल जो कैंपेनर था वो आरएसएस का नेता है, तो उनकी सोच पर मुझे तरस आता है। पर मुझे आरएसएस से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ये मैंने कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेसियों को कही। मैंने कहा उनसे कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए। पर आप उनको सनातन स्वैग देकर आए। नहीं, मैंने उनको ये कहा। मैं एक और आपको जिक्र करता हूँ। जब भगवान राम का मंदिर बन रहा था तो मैंने कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं को, और मैं नेताओं मीन्स 4-5 लोगों से ही मिलता था अदिति जी, मैं छठे आदमी से मिलता ही नहीं था। मैंने 5 को जाके बोला कि हमें 1 करोड़ रुपए की रसीद कटवानी चाहिए, भगवान राम के मंदिर निर्माण में हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये देश की एक बहुत बड़ी गौरव का क्षण है, इसमें हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। मुझे उस समय बोला गया, उस समय तो उनकी हिम्मत नहीं हुई आरएसएस बोलने की। मुझे बोला कि तुम्हारे मन में राइट विंग बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा हाँ। कई एक नेता थे, बड़े 5 में से एक नेता बोले तुम्हारी सोच मदन मोहन मालवीय टाइप है यार, तुम कांग्रेस में मदन मोहन मालवीय हो। मुझे बोला। मैंने कहा मालवीय जी का भी मैं चेला हूँ, मैं उनका जूते का आगे का कण भी बन जाऊँ तो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि उन्होंने तो बीएचयू बनाई। मैं बीएचयू के अगर एक पत्थर भी बना दूँ तो मेरे लिए तो मेरा तो जीवन सफल हो जाए। तो मेरे को इस तरह की बातें वो वहाँ पे भी कहते थे, क्योंकि मैं अपनी धर्म के खिलाफ, मैं दूसरे धर्म को नहीं बोलना चाहता गाली, पर मेरे धर्म को गालियाँ बोले और मैं ताली बजाता रहूं, मेरे माता पिता और गुरुओं ने मुझे ये नहीं सिखाया, मुझे उन्होंने ये शिक्षा नहीं दी। उनकी गलती है, आप उनसे पकड़िए। और दूसरी बात, आपने मेरे को कहा कि ये दूर की कौड़ी है, और आपसे मैं पिछले 1-1.25 घंटे से बात कर रहा हूँ। आप ये बताओ, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ अदिति, और फ्रैंकली आपके दर्शक, आपको ऐसा लगा कि मैंने एक भी उत्तर मन से नहीं दिया? नहीं, बिल्कुल। मैं अगला सवाल आपसे यही करने वाली तो थी जो निश्चल व्यक्ति है वो दूर की कौड़ी वगैरह नहीं, वो तो अपनी आज के दिन को एंजॉय करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं आज आपके साथ बैठा हूँ, थोड़ी देर बाद चाय पीऊँगा, फिर पत्नी के साथ रात को सीरियल देखूँगा। मेरे को तो इस दिन को एंजॉय करना है। पर आपकी जो वाक चातुर्य है वो आपके लिए अक्सर, पहले जब आप चुनाव लड़े राजस्थान में तो ये कहा गया कि सीपी जोशी के राइट हैंड है, तो सीपी जोशी जी भी मतलब सवाल के 4 जवाब तैयार रहते हैं उनके पास बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन। सीपी जोशी जी प्रोफेसर व्यक्ति हैं, उनके फिलॉसफी के जो प्रोफेसर हैं वो थे, क्या हैं वो, और उनके फिलॉसफी के ज्ञान का मैं आदर करता हूँ, मैं आपसे स्वीकार करता हूँ। पर राइट लेफ्ट, उनका राइट है, उनका लेफ्ट है। पर उन्होंने आपके चुनाव के लिए इसके सीईसी की बैठक में बिल्कुल फुट डाउन। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ और मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को चुनौती देता हूँ, एक ऐसा कागज या एक ऐसा व्यक्ति बाहर आके बोले कि गौरव वल्लभ उसके पास आया था चुनाव लड़ने की इच्छा लेकर।
जमशेदपुर पूर्वी से जब मैंने 2019 में चुनाव लड़ा तो मेरे को कांग्रेस अध्यक्षा ने रिक्वेस्ट की कि प्लीज वहां से चुनाव लड़ लो, जब मैं चुनाव लड़ा, क्योंकि कैंडिडेट ही नहीं है। नहीं तो आप कह रहे हैं कि राजस्थान का भी आपने राजस्थान में मैंने नहीं मांगा चुनाव का टिकट, और ना मेरी आदत ही नहीं है, आपको मैं कह रहा हूं, ना आगे भी नहीं मांगूंगा, मेरी आदत ही नहीं है कि ये बोलने की। मैं तो ये कह रहा हूं कि मेरे को आपके साथ काम करना है। अब मेरे पास ये गुण है, ये मुझे आता है, अब आप देख लो, और मैं आपके लिए ये काम कर सकता हूं, ये मैं आपको बताऊंगा। पर मैंने किसी भी कांग्रेस के नेता से जाकर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर नहीं की। अगर की हो तो कैमरे पे आके बताएं, अगर एक कागज दिया हो तो बताएं, अगर उदयपुर से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की हो तो बताएं। उदयपुर में आपको बताता हूं अदिति जी, कांग्रेस पार्टी के पास वहां टोटल 8 लोग हैं, टोटल 8 ही लोग हैं, और आने वाले कई वर्षों मीन 100 भी हो सकते हैं, वहां कांग्रेस का कुछ है ही नहीं नाम लेने वाला ही। तो क्या है, आप मेरे को अगर चुनाव लड़ना होता, मेरे को अदिति जी बताओ, मुझे चुनाव लड़ना होता तो मैं भी सचिन पायलट टाइप सीट ढूंढ लेता, जो अपने आप को बड़े नेता मानते हैं, लड़े उदयपुर से चुनाव। मैं भी अशोक गहलोत टाइप सीट ढूंढ लेता, या मुझे नहीं पता थी क्या ये सीट है, मैं नहीं जानता था क्या, लड़े। अगर ये अपने आप को जो जन नेता बोलते हैं कांग्रेस के, हवा महल से चुनाव लड़के बताएं, मालवीय नगर से चुनाव लड़के बताएं, उदयपुर शहर से चुनाव लड़के बताएं, तो मैंने नहीं ढूंढी। मैं फिर कहता हूं, मैं निश्चल व्यक्ति हूं और निश्चल ही रहूंगा, और मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे मन में कोई लालच लाग लपेट नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं, मुझे ये ऐसे प्लान नहीं करता हूं। सर, पर आपने उदयपुर में बताया टोटल 8 आदमी नहीं है, पर 2024 के ये अभी 2028 में जो चुनाव होंगे, जो भी 29 में होते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन जो भी होता है, सीएम कैंडिडेट के लिए पहले 2 लोग थे, अब 8 हो गए हैं सर। एक पूर्व सीएम है, एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, एक आप कांग्रेस की बात कर रहे हो जी, आपकी पार्टी। क्योंकि अगर ये मान लिया जाए हाइपोथेटिकल कि एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी, तो इस बार पहले सिर्फ 2 लोगों की थी आपस में, अब 8 लोग हैं। ये सब अब डोटासरा जी हैं, टीकाराम जूली जी हैं, भंवर जितेंद्र सिंह जी हैं, तो बहुत लंबी फहरिस्त है। हम उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं करवाएंगे, उनका दोस्ती और कोऑर्डिनेशन मैं इंश्योर करेंगे कि कायम रहे, क्योंकि सीटें ही नहीं आएगी तो उनकी कोई लड़ाई नहीं होगी। तो मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ। कौन वहां पे क्या आपको पता है? भजनलाल शर्मा, मैं एक सवाल नहीं एक सवाल आपको एक जानकारी देता जो आपको 100% पता है जी। जैसे मैंने एक जानकारी के लिए कहा आपको नहीं पता है, ये जानकारी आपको, आप एक मुख्यमंत्री का नाम बताया हो जिसने अपने पहले साल में राइजिंग राजस्थान कराया हो। वो आप एक मुख्यमंत्री का नाम बताओ जिसने अपने पहले साल में 75,000 नियुक्तियां दे दी, घोषणा नहीं करी, 75,000 नियुक्तियां दे दी इन फर्स्ट ईयर। आप ऐसा एक मुख्यमंत्री का नाम बताओ जिसने ईआरसीपी को रिजॉल्व कर दिया अपने पहले साल में। भजनलाल शर्मा बहुत लंबे टाइम तक भाजपा की वहां पर सरकार रहने वाली है। जो भी विरोधी हैं पार्टी में या पार्टी के बाहर, वो ये कह रहे हैं कि अभी तो दिसंबर आने दीजिए ना, बताइएगा कि धरातल पे राइजिंग राजस्थान का कितना इन्वेस्टमेंट आया। ये कि उन्होंने बोला जब उपचुनाव हुए तो ये बोला लोगों ने, आपको पता है रामगढ़ में, अलवर में, तो उपचुनाव में तो आपके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। अरे उपचुनाव में बीजेपी जीती ना, इंटरनल, और वो भी ऐसी, अरे इंटरनल, आप झुंझुनू सीट से कांग्रेस को हराया है, रामगढ़ से हराया है। वो एक व्यक्ति जो रीलें बहुत बनाता है, क्या नाम है, मैं नाम भूल गया, बेनीवाल, उसको जाके हराया है। उसके घर पे जाके, जो अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर समझता है ना, उसको घर में जाके भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हराया कांग्रेस के लोगों। तो आप ये कहते हो ना अभी पता चल जाएगा, अरे पता तो उपचुनाव में दिखा दिया भाजपा ने, बीजेपी ने दिखा दिया। आने वाले समय में मैं आपको आश्वस्त करता हूं, ये जो 6-7 लोग, 8 लोग, तो कांग्रेस में तो कोई भी बन जाएगा, एक और नमा भी आ सकता है, 10वां भी आ सकता है, इनका कोई ऐसी इंफॉर्मेशन की कुछ तय हुआ है कि क्या, किसको बनाएंगे, क्या करेंगे कांग्रेस में? मुझे नहीं पता, पर मुझे एक चीज पता है कि
नहीं, अब चर्चा ये है कि सचिन जी प्रदेश अध्यक्ष बन के आ सकते हैं 1 साल बाद। बन जाए, पहले भी बने थे, बन जाए, वापस ट्राई कर ले। पर प्रदेश अध्यक्ष बने तो जयपुर से चुनाव लड़े। एक ऐसी सीट जहाँ पे एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों की बहुसंख्यता है, वहाँ जाके क्या चुनाव लड़ते हैं? लड़े, चुनाव दिखाएं। सर ये कैरेक्टर नहीं होते बड़े नेताओं के। हमने राजस्थान में बहुत बड़े बड़े नेता देखे, हरदेव जोशी भी देखा, मोहनलाल सुखाड़िया जी भी देखे, हमने भैरव सिंह शेखावत जी भी देखे। उनमें कैरेक्टर होता था, वो कहीं से भी चुनाव लड़ लेते थे, वो बाली से भी लड़ते थे, वो सीकर से भी लड़ लेते थे। हमने मोहनलाल सुखाड़िया जी को भी देखा जो उदयपुर से चुनाव लड़ लेते थे। तो ये जो आज जो कांग्रेस के नेता है, वो खुद के पुत्र को तो पिछले 3 बार से लॉन्च ही नहीं कर पा रहे, पूरी ताकत, धन, वैभव सब लगा दिया, वो क्या चुनाव जिताएंगे अपनी पार्टी को? आपसी इनके इतने कॉन्फ्लिक्ट है, मैं आपको बताऊं कि मतलब एक दूसरे को देखने के बाद आंखों को डिटॉल से धोते होंगे। आपने हाथ तो डिटॉल से धोना सुने होगा, पर कांग्रेस के 5-6 नेता है ना, एक दूसरे को देख लेते हैं ना तो आंखों को डिटॉल से धोते हैं। ये क्या सरकार लाएंगे? आपके हिसाब से बीजेपी का लीडर कौन है अभी अगले 10 साल? प्रधानमंत्री जी है। कांग्रेस में कहाँ लीडर है मैम? सर, राहुल जी को लीडर मान रहे हैं, वो युवा नेता। 56 साल के व्यक्ति युवा नेता। मेरे पिताजी 58 में राजस्थान सरकार में नौकरी करते थे, 58 में सेवानिवृत्त हो गए थे 30 साल नौकरी करके। ये युवा नेता भाई, युवा है तो हम तो अभी पैदा ही नहीं हुए, हम तो हमारी माँ के गर्भ में ही है। अगर राहुल गांधी युवा है तो हम तो अभी अपने माँ के गर्भ में ही है। वो अगर युवा है तो पार्टी तो कह रही है जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे तब तक हम मतलब बैठेंगे तब तक युवा मानेंगे। हाँ, युवा मानेंगे। तो बस ठीक है। अब ऐसे लोगों को कौन समझा सकता है? ऐसे लोगों को कौन समझा सकता? आप ये बताओ, मैं दुनिया से के हर व्यक्ति से पूछना चाहता हूं कि 56 साल का व्यक्ति युवा होता है क्या? और अगले चुनाव में वो 60 के हो जाएंगे, 58 के हो जाएंगे, 59 के हो जाएंगे, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, पर 58 से कम नहीं होंगे, तो वो युवा होंगे। कौन सी युवा की बात कर रहे हो मैम? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब गौरव वल्लभ जी आरबीआई के मंच पर, सीआईआई, इन तमाम मंचों पर जब बात करते हैं तो तालियां बजती हैं। वजह है कि अपने अर्थशास्त्र जो सब्जेक्ट है उसकी पकड़ है इनको। और आज हमने जब बात करी तो आसान भाषाओं में एक एक बात बताई। मेरा आपसे फिर निवेदन है कि आप और भी बात करें, चाहे राजस्थान में जाके करें, जो चिंताएं हैं लोगों के मन में उसको हटाएं। आप हर मंच से बात करें और लगातार हम भी आपकी बात लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे जो भ्रांतियां हैं, जो ट्रम्प टैरिफ का डर है या जो नए रिफॉर्म्स हैं, वो खास तौर पे देश के 65% जो युवा हैं, जो अपना भविष्य खोज रहे हैं, बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, वो बेहतर तरीके से इन रिफॉर्म्स को समझ के बना पाएँ। गौरव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा मुझे भी अदिति जी आपसे बात करके। थैंक यू सर। थैंक यू सर।